अच्छा, अब है सेक्शन 373 पावर ऑफ अ कोर्ट टू अपॉइंट एंड रिमूव द लिक्विडेटर इन द इनवॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी लिक्विडेटर जो है वो दरअसल अपॉइंटेड नहीं है, तो जो कोर्ट होती है वो बेसिकली एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है जिसके पास सेम पावर होंगी जो कि बेसिकली सेक्शन 337 की सब सेक्शन 1 के अंदर है। और जो कोर्ट है वो बेसिकली लिक्विडेटर को रिमूव कर सकती है, किसी भी क्रेडिटर, किसी भी कॉन्ट्रीब्यूटरी, किसी भी रजिस्ट्रार या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे कमीशन ने ऑथराइज़ किया हो, उसकी एप्लीकेशन पर या उसकी रिक्वेस्ट पर वो किसी भी लिक्विडेटर को रिमूव कर सकती है। जो रेम्यूनरेशन होती है वो बेसिकली वही होगी जो कि बेसिकली सेक्शन 364 की सेक्शन 1 की सब सेक्शन पार्ट 2 के अंदर है। रेम्यूनरेशन वैसे बता दूं कि ये होती है कि सबसे पहले तो जो लिक्विडेटर होता है उसे वाइंडिंग अप के लिए एक्सपेंसेस दिए जाते हैं। दूसरा जो लिक्विडेटर होता है उसे मंथली पेमेंट भी की जाती है। और जो उसकी पेमेंट होती है वो डिपेंड करती है उसकी नेचर, उसकी क्वालिफिकेशन और कंपनी के डिफरेंट एसेट्स की डिफरेंट परसेंटेज होती है। नेक्स्ट होता है कि नोटिस बाय द लिक्विडेटर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। 14 दिन के अंदर अंदर जो लिक्विडेटर होता है उसने रजिस्ट्रार को अपनी अपॉइंटमेंट का नोटिस देना होता है। और अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो उसे लेवल 1 की पेनल्टी जो होती है वो फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है कि अरेंजमेंट्स वेयर द बाइंडिंग ऑन अ कंपनी एंड द क्रेडिटर। वही कहते हैं कि किसी किस्म का भी एग्रीमेंट जो कि बेसिकली क्रेडिटर और कंपनीज के मेंबर के दरमियान हुआ हो, ठीक है, और वो बाइंडिंग हो और वो बेसिकली और अगर वो मतलब वो ये कहते हैं कि किसी किस्म का भी एग्रीमेंट जो कि बेसिकली क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज और कंपनी के मेंबर्स के दरमियान हुआ हो, ठीक है, और क्रेडिटर्स की मीटिंग हुई हो और उन्होंने वहाँ पर अपनी असेंट दी हुई हो, ठीक है, और दूसरा कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके उस एग्रीमेंट को जो है वो दरअसल आपस में अरेंजमेंट्स की हो, तो वो तमाम सब कंपनी के मेंबर्स पर और क्रेडिटर्स पर वो बाइंडिंग होती है। लेकिन अगर क्रेडिटर या फिर कोई भी कंट्रीब्यूटरी 21 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में अपील करना चाहे तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर टू अप्लाई कोर्ट टू हैव द क्वेश्चन डिटरमिन आर द पावर एक्सरसाइज। जो लिक्विडेटर या फिर जो कंट्रीब्यूटरी या फिर जो क्रेडिटर हैं, अगर उन्हें किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का उनका कोई प्रॉब्लम हो, मतलब पार्ट ए का ये मतलब है कि अगर किसी किस्म का उनका कोई मसला है या कोई है तो वो कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो कॉल इन्फोर्स कराना चाहते हैं, कॉल इन्फोर्स का मतलब होता है कि कंट्रीब्यूटरी से वो पेमेंट लेना चाहते हो तो वो ऐसा कर सकते हैं। स्ट्रिंग प्रोसीडिंग का मतलब होता है किसी पेमेंट को रोकना, ठीक है, वो अगर ऐसा करना चाहे तो वो कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। जो लिक्विडेटर या फिर जो कंट्रीब्यूटरी है, ठीक है, अगर वो बेसिकली किसी कंपनी का अगर अच्छा, अब इस सब सेक्शन पार्ट 2 को समझना ही थोड़ा मुश्किल है। इसमें यह है कि अगर एक कंपनी है और उसका वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के बाद अगर कंपनी का किसी और कोर्ट के अंदर या कहीं पर भी कोई भी लीगल इशू चल रहा है तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उसे स्टॉप करवाए, ठीक है। फिर अभी आती है कि अब आपने कौन सी कोर्ट के अंदर जो है वो अप्लाई करना है। अगर तो ये लीगल क्लेम किसी कोर्ट के थ्रू है तो फिर तो आपने कोर्ट में करना है। लेकिन अगर ये जो लीगल क्लेम है वो बेसिकली किसी अथॉरिटी के ज़रिए हुआ है तो फिर आप किसी ऐसी कोर्ट में जाएंगे जो कि वाइंडिंग अप हैंडल कर रही है। अगर कोर्ट को ये मुनासिब लगेगा तो वो बेसिकली क्या करेगी, इस रिक्वेस्ट को फुली या फिर पार्शली अप्रूव कर देगी, और अगर कोई किसी कंडीशन के साथ भी अप्रूव करना चाहे तो वो कर सकती है, ठीक।